अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। यह दोनों ही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और मेरे पास ये बुक 2 है और जिसको कॉमनली हम D2 कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर बी है दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आपको नज़र आ रहा है पार्ट नंबर ए यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है, पार्ट नंबर बी यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है। ये दोनों बेसिकली इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये बेसिकली इक्वेशंस हैं क्योंकि आपको इसमें इक्वलिटी का साइन नज़र आ रहा है और ये दोनों इक्वेशंस को हमने जस्ट सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इस इक्वेशन नंबर 1 से, यानी पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने एक बार दोबारा से ये इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है। तो आप लोगों के पास जब भी ऐसी इक्वेशन आए जिसमें आपको कोई ना कोई फ्रैक्शन नज़र आ रही हो, जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2, एक्स के साथ भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 11/4 और 5/4 तो एक कांस्टेंट है जो कि खुद भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आए जिसमें कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो तो आपने इसमें क्या करना होता है कि जो इसके डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा होता है, जैसे 1 के नीचे 2 लिखा हुआ है, 11 के नीचे 4 और 5 के नीचे भी 4 एंड पे, ये सब के सब डिनोमिनेटर्स जो हैं इन सब का आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लेना होता है। और एलसीएम फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जानते हैं ये 3 नंबर हैं 2, 4 और 4 और इसका एलसीएम आपको यहाँ राइट पे नज़र आ रहा होगा। तो 2, 4 और 4 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 2 टाइम्स 4 होता है। और यहाँ पे 1 को मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया और जो लास्ट वाले दो 2 थे ये भी 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए भाई 2 लिखा है। तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 1 टाइम्स 2। और ये जो दोनों 2 होते हैं, ये जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं बाहर, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस पॉइंटर से, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही इसका एलसीएम कहलाता है। तो ये दोनों 2 हैं तो 2 क्रॉस 2 यानी 4 आपके पास आंसर मिलेगा। तो ये इसका एलसीएम है। तो ये समझाने का ये मतलब है कि जो भी एलसीएम आपके पास आएगा आपने उस नंबर से इन तीनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है और जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे तो 0 लिखा हुआ है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन जो बाकी तीनों टर्म्स हैं इन तीनों से इसका एलसीएम यानी कि जो कि 4 आया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मैंने कर दिया है, 4 को 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया है, 4 को 11/4 से भी मल्टीप्लाई किया है और 4 को मैंने 5/4 से भी मल्टीप्लाई किया। इसको राइट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर 0 ही आएगा। अब आप इसको जस्ट कट कर लें। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 2 टाइम्स 4 होता है और यहाँ पे 2 1 टाइम्स वापस 2 आ जाएगा। ये दूसरी वाली टर्म जो है इसके अंदर ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर जस्ट 11 बचा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने -11x वैसे ही लिखा हुआ है। और जो लास्ट वाली टर्म है इसमें 4 और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पे मैंशनड है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में मैंने 5B अपलोड किया है, उसके अंदर भी चीज़ें बताई हैं। चैप्टर नंबर 3 जो अपलोड किया है उसके अंदर भी मैंने बताया है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। तो जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा आपने उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिसमें कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे लास्ट वाला नंबर 5 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। तो जो नंबर आपको मिलेगा आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो आपको मल्टीप्लाई करके 10 दे और उन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिडिल टर्म जो कि x के साथ लिखी होती है यानी x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -11 है वो मिले। तो हम इस इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व किया करेंगे, जो कि मैंने भी आपको एक रफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो देखें ये आपको ब्लू बॉक्स में नज़र आ रहा है, मैंने सबसे पहले 2 को लास्ट वाली टर्म 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 10। आप ये लेज़र पॉइंटर देख रहे होंगे रेड पे। तो 2 5 टाइम्स 10 होता है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करके हमें यही नंबर 10 दें और वही दो नंबर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म जो आपको यहाँ पे मिल रही है यानी 11 यानी -11 वो मिले। तो बहुत आसान है, वो दोनों नंबर हैं, एक नंबर है -10 और दूसरा नंबर है -1। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस टाइम्स तो प्लस हो जाएगा और 10 1 टाइम्स 10 होता है, यानी हमें दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर 10 मिल रहा है। अब हमें यही दो नंबर को यूज़ करते हुए अगर ये मिडिल टर्म मिल जाती है -11 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो इसका मतलब है हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आसान हो चुकी है। तो ये आप देखिए अगर मैं लिखूँ -10 -1 तो माइनस माइनस क्या होता है +1, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 10 है, उसके पीछे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आया है -11।
तो आप देखें यही दो नंबर मैंने इस्तेमाल करके मुझे आंसर में 10 भी मिल गया, और इन्हीं दो नंबर को इस्तेमाल करके मुझे मिडिल टर्म -11 भी मिल रही है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसका मतलब -10 और -1 ही वो दो नंबर हैं जिसमें -11 को ब्रेक किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ साइन लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म -11 है, इसके साथ साइन माइनस है, वही आपने साइन यहाँ पे लगाना है उस नंबर के साथ जो इन दोनों में सबसे बड़ा होगा। 10 और 1 में सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो उसके पीछे क्या लगाया हुआ है माइनस, यानी वही साइन जो यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ आ रहा है। ये जो दरमियान में साइन आना होता है ये आपने खुद से एडजस्ट करना है, खुद से आपने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या चाहिए। ऑब्वियसली या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस आ सकता है, अगर प्लस लगा देता तो कभी भी 11 ना बनता, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इसकी मिडिल टर्म को लिख लेता हूँ। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, 2x² वैसे ही आएगा, पहला नंबर -10 था तो इसलिए -10 है, ये वाला वेरिएबल x वैसे ही, तो यहाँ पे भी x वैसे ही, और दूसरा नंबर -1 है तो यहाँ पे भी -1 वैसे ही, और वेरिएबल यही यूज़ करते हैं जो यहाँ पे लिखा हो, यानी x वो साथ वैसे ही, और +5 = 0। अब आप इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, यानी फर्स्ट 2 में से कोई चीज़ कॉमन ढूंढेंगे और थर्ड और 4 में से कोई चीज़ कॉमन ढूंढेंगे। तो फर्स्ट और 2 जो सेकंड टर्म है इसमें 2 और 10 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। तो अगर नंबर्स किसी चीज़ पर डिवाइड हो रहे हो वो चीज़ कॉमन पे लिखते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 10 को डिवाइड कर रहा है वो 2 ही है, और x² और x में से भी कॉमन x आएगा, और लेटर्स के केस में या वेरिएबल के केस में कॉमन उस चीज़ को निकालते हैं जिसकी पार्ट छोटी हो। तो x² तो यहाँ पे पार्ट 2 के साथ है, x के ऊपर यानी पार्ट 2 है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इस वाले x के ऊपर पार 1 है, यानी इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो जो छोटा एक्सपोनेंट होता है पार के लिहाज से या एक्सपोनेंट के लिहाज से, उसी को कॉमन निकालते हैं। तो इन दो चीज़ों में से एक तो 2 कॉमन आएगा और एक सिंपल x कॉमन आएगा। तो इक्वेशंस कुछ इस तरह बन जाएगी, ये फर्स्ट 2 टर्म में से 2x बाहर कॉमन आया, तो 2 कॉमन आ चुका है बाहर, और 2x में से 1x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे जस्ट 1x ही बचेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस का साइन वैसे ही 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे 5, ये वाला x बाहर लिखा जा चुका था, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता चुका हूँ कॉमन की टेक्निक भी, कि जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं आप उसको डिवाइड करवा रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे 2x कॉमन लिया है, तो अगर आप 2x² से 2x को डिवाइड कराएंगे तो कटिंग के बाद जो आंसर बचेगा वो x बचेगा, वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 10x को भी जब आप 2x से डिवाइड कराएंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखा नज़र आ रहा है। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, और वैसे देख के भी ब्रैकेट के इनसाइड आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन वैसे ही, 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसा केस हो तो हम जस्ट कॉमन लिख लेते हैं खुद से 1। x वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, ये बीच वाला प्लस माइनस हो गया, और 5 भी वैसे ही आ गया, क्योंकि जब भी बाहर 1 कॉमन होता है तो अंदर कुछ भी नहीं बदलता। अगर साइन बाहर माइनस हो तो जस्ट साइन आपको चेंज करने पड़ते हैं, अदरवाइज और कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लिया है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन वही इक्वेशन है जो भी मैंने आपको बताई है। अब आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह के स्टेप पे आप पहुंच जाएं और आपको दो चीज़ें सेम नज़र आ रही हो, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है x-5 और x-5, तो जो चीज़ सेम होती है उसको एक मरतबा कोट कर लेते हैं, और इन्हीं दो ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको भी मिलाकर लिख लेते हैं। तो इस ब्रैकेट के बाहर 2x है, इस ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो इन दोनों को मिला के आ जाएगा 2x - 1, और ये इक्वल टू आ गया है 0 के। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, यानी x-5 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, 2x - 1 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, कुछ इस तरह x-5 अलग से 0 के इक्वल आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, यानी 0 + 5, तो 0 + 5 कितना होता है 5, तो एक x का आंसर आ गया 5। यही सेम काम दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे, उसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। -1 को जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो 2x 1 के इक्वल आ जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो 2 वहाँ जाकर जब डिवाइड होगा 1 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए हैं, एक है 5x इक्वल टू और एक है x इक्वल टू 1/2। यही था हमारा पार्ट नंबर A। तो पार्ट नंबर A यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर B। तो ये है पार्ट नंबर B की हमारे पास इक्वेशन। ये थोड़ी सी ज़रा आप कह लें टफ सी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इसको बहुत शॉर्टली भी परफॉर्म किया जा सकता है, बहुत स्टेप्स रिड्यूस करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि उस स्टेप को करने के अंदर काफ़ी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, और हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको उसी चीज़ों में जो है ट्रबल हो, इश्यूज़ हों। तो मैं कोशिश करूँगा डिटेल से बताऊँ ताकि हर स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। आप में से जो लोग जानते हैं कुछ स्टेप्स, वो स्किप करके उसके नेक्स्ट स्टेप को देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि पता होनी चाहिए कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल y है और उसकी सबसे बड़ी डिग्री या उसकी सबसे बड़ी पावर आप कह लें फ़िलहाल उसको, वो आपको 2 नज़र आ रही है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक चीज़ लाजमी याद रखें कि इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, उसके बाद सिंपल वेरिएबल वाली टर्म, और एंड पे जो कांस्टेंट है वो लिखा होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है, पहले कांस्टेंट टर्म आ रही है, बाद में वाई वाली टर्म आ रही है, और बिल्कुल एंड पे वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है जो सबसे पहले आनी चाहिए थी, यानी ये उल्टी लिखी हुई एक तरह की इक्वेशन। तो हमेशा इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, पहली बात। दूसरी, इसमें एक और इशू भी आएगा कि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसके अंदर एक माइनस का इशू भी आएगा, तो वो सब यहाँ पे चेंज करके इसको सॉल्व करना मैंने स्टार्ट करना है। तो ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैंने चेंज करके लिख लिया, यानी जो चीज़ पहले लिखनी चाहिए थी यानी वाई स्क्वायर वाली, क्योंकि इसके पीछे माइनस का साइन है तो -9.75 वाई स्क्वायर पहले लिखा है। उसके बाद आनी चाहिए थी ये वाई वाली टर्म, यानी ये -3.5 वाई है, तो देखिए उसके बाद -3.5 वाई है, और एंड पे आनी चाहिए थी कांस्टेंट वाली टर्म, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस कंसिडर होगा, तो ये आ गया +2 = 0, यानी मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है। अब इसमें दूसरा इशू ये भी है, ये भी आप कोशिश किया करें रिमूव कर लें ताकि आपकी इक्वेशन मजीद बेहतर हो जाए और आसान हो जाए। वो ये है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोशिश किया करें वो प्लस रखें, वो पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हमेशा -1 कॉमन लेना होगा। -1 कॉमन लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि माइनस कॉमन ले लिया, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो जब भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नजर आए, आप इस पूरी तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का ये मतलब भी आप कह सकते हैं कि आप इनके साइन चेंज कर दें, इससे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये कर दिया है, मैंने इसमें -1 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेना कहना या -1 कॉमन लेना कहना एक ही मतलब है। तो जब आप -1 कॉमन लेंगे हमेशा ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर साइन चेंज कर देंगे। तो ये -9.75 तो देखिए अंदर प्लस हो चुका है, ये वाला माइनस भी प्लस हो चुका है 3.5 के साथ, और ये जो +2 था ये भी माइनस हो चुका है। अब ये जो -1 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको अगले स्टेप में दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो हमेशा 0 हो जाती है। तो ये फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी। अब इसके अंदर एक इशू ये है कि आप इसको यहाँ से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, और दूसरा केस ये है कि हम इसको थोड़ा डिटेल में जाके सॉल्व करें, वो ये है कि इसके पहले डेसिमल रिमूव करें, क्योंकि डेसिमल को सॉल्व करना थोड़ा सा इशू बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सिंपल इंटीजर्स कोई आ जाएँ उनको सॉल्व करना ज़रा आसान होता है। तो मैं यही काम करूँगा। तो आप लोग जानते हैं कि डेसिमल रिमूव किस तरह किया जाता है। जब भी आप डेसिमल रिमूव करते हैं उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स के लिहाज से नीचे 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 9.75 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आपको यहाँ पे जब ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 नंबर के लिहाज से यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9.75 को जब डेसिमल हटाया है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.5 जो लिखा हुआ है इसमें पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट है, तो इसलिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डेसिमल हटाने के बाद 3.5 जो है 35 बन गया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया है, और -2 वैसे ही रह गया। अभी लास्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आएँ, जिस तरह अभी पहले क्वेश्चन में भी आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे वो डिटेल से नहीं बता रहा, कि अगर जब भी आपके पास इक्वेशन में फ्रैक्शंस आएँ तो जो उनका डिनोमिनेटर होता है ना, उनका आपने एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अगर आप यहाँ पे 100 और 10, क्योंकि यही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, वो 1 ही कंसिडर करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 10 और 100 का जब भी एलसीएम निकालेंगे आपको मिलेगा हमेशा 100। तो मैंने यहाँ पे वो निकाला नहीं है, आपको बता दिया, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से फॉलो करें। तो 10 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100, तो उसी को सबसे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिए 100 को इस फर्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, 100 को इस सेकंड वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिए, और 100 को इस लास्ट वाली टर्म 2 से भी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली टर्म में जो है 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 975 वाई स्क्वायर बचेगा। दूसरी टर्म में 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 टाइम्स 100 होता है, और 10 को 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 बचेगा, और 100 को 2 से करूँगा तो यहाँ लास्ट में 200 बचेगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब इन तीनों नंबर्स में 975, 350 और 200 में भी कोई चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब है कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 25, तो वो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं जो चीज़ कॉमन निकालते हैं उसको हर टर्म से डिवाइड कर रहे होते हैं। 975 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 39, वही वाई स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, यानी 25 39 टाइम्स 975 होता है, इसका यही मतलब होता है। 350 को भी 25 से डिवाइड करेंगे 14 मिलेगा, 200 को 25 से डिवाइड करेंगे 8 मिलेगा। ये जो 25 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये भी सब चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे ये डिवाइड होगा वहाँ जाके, यानी 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 25 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 25 0 ही होता है। तो आपके पास इक्वेशन जस्ट यही बचेगी, 39y² + 14y - 8 = 0।
अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। वो मैं आपको अभी इसी के पार्ट नंबर ए में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, वो आप लोग खुद से ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आप अच्छे से समझ भी सकें। तो मैं 11 ये वाला सवाल जो चल रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 11, इसके पार्ट नंबर ए में वो मैं चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, जो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 39 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा, आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे कि मल्टीप्लाई करके वही आंसर मिले और उन्हीं दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिडिल टर्म मिले, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है +14। तो जब आप ये करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 39, और 39 को जब लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है आपके पास 8, तो आप देखेंगे कि आपको आंसर मिलेगा 312 मिलेगा आपको आंसर 39 को -8 से मल्टीप्लाई करने से। तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 312 ही मिले और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म +14 मिले। वो मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, वो आप खुद से देखें, मैंने बाकी नंबर ज़रूर मेंशन कर दिए हैं कि वो दो नंबर बनते हैं, एक नंबर बनता है +26 और एक नंबर बनता है -12। +26 को मल्टीप्लाई करवाएं -12 से तो आपको 312 ही मिलता है, और इन्हीं दो नंबर को आप देखें मैंने एक सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, यानी 26 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आपको मिडिल टर्म 14 ही मिल रही होगी। तो यहाँ मैंने वो जो चीज़ें डिटेल बोल दी हैं वो आप लोगों पे छोड़ दी हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करके देखें। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। 39y² और 26y में जो चीज़ कॉमन आ रही है, y² और y में तो जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट है वो है y, वो कॉमन आ रहा है, और 39 और 26 दोनों ही जो हैं 13 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, यानी 13 पर डिवाइड होते हैं, तो 13 भी कॉमन आ रहा है, यानी पहली दो टर्म में से 13y कॉमन आएगा। तो 39y² को 13y पे डिवाइड करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 टाइम्स, 13 3 टाइम्स 39 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। y² में से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक y बचेगा, इसलिए यहाँ पे y लिखा हुआ है। 13 2 26 होता है तो 2 लिख लिया, ये वाला y बाहर कॉमन आ चुका है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का साइन वैसे ही, 12 और 8 में से जस्ट 4 कॉमन है, यानी 12 और 8 को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 4 है, तो 4 3 टाइम्स 12 है, अंदर 3 लिखा हुआ है। ये जो बाहर माइनस लिखा हुआ है इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो चुका है। 4 2 टाइम्स 8 होता है तो अंदर 2 लिखा हुआ है। अब जो चीज़ सेम आ रही है उसको एक मरतबा लिख लेंगे और जो इन ब्रैकेट्स के बाहर है उनको भी मिलाकर एक मरतबा लिख लेंगे, कुछ इस तरह, यानी 3y + 2 जो चीज़ सेम थी वो एक मरतबा आ गई, और 13y और -4 को मिलाकर भी एक मरतबा लिख लिया। जब भी दो चीज़ें 0 के इक्वल हो, आप लोग जानते हैं, अभी लास्ट पार्ट में भी बता चुका हूँ, उनको आप सेपरेटली 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। तो ये 3y + 2 अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ेगा, और 13y - 4 अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 3y + 2 है, ये +2 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे यानी 0 की तरफ, तो वो 0 - 2 हो जाएगा, और 0 - 2 -2 ही होता है, और 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करूँगा, ये डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा y = -2/3। ये इसका एक आंसर आ चुका है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में जो -4 है, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे 0 + 4 हो जाएगा, और 0 + 4 4 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में 13y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे y का आंसर 4/13 मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर्स मिले हैं, एक है -2/3 और एक है 4/13। तो यही इसका सोल्यूशन था, यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है आपके ऊपर छोड़ी हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है, जो कि यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है, इसको मैंने आप पे छोड़ा है कि आप इसको खुद से भी करके देखें। मैंने यहाँ पे नंबर अच्छे से मेंशन कर दिए हैं और वर्बली बता दिया है। इसके अलावा मैंने जो स्टेप्स यहाँ पे शॉर्ट करके एक्सप्लेन किए हैं, वो आप लोग इसकी डिटेल जो है बाकी वीडियोस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेरे पास अपलोडेड है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 में भी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन है जिसमें मैंने कॉमन और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया है। तो ये था एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 11।